कल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने सबसे ज्यादा सुकून भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि 4 राज्यों में उसने बम्पर जीत हासिल करते हुए सत्ता को बरकरार रखा है। अब बीजेपी सीधे 2024 आम चुनाव में जीत की बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। जी हां, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 7वें आसमान पर है और इसकी तमाम वजह भी हैं। कल पीएम मोदी ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि 2022 के चुनावी नतीजों ने 2024 का फैसला कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई कल के चुनावी नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव के फैसले का ट्रेलर हैं? क्या 2024 में भी बीजेपी अपने 2014 और 2019 के प्रदर्शन को दोहराएगी? हालांकि विपक्ष ने कहा है कि वो बीजेपी के सामने अपनी भी ताकत दिखाएगा। आज दंगल में इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के सामने वाकई ये बड़ी चुनौती है कि वो बीजेपी के विजय रथ पर कैसे लगाम लगाए। पहले सुनते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की विजय सभा में अपने संबोधन में 2024 का रोड मैप कैसे समझाया। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष आग बबूला हो गया है। अब से कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि 4 राज्यों में चुनावी जीत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2024 आम चुनाव में भी बीजेपी जीत जाएगी। ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। और इस वक्त सीधे हम गुजरात का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा और उस वक्त उनका सरपंच सम्मेलन में संबोधन हो रहा है। जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। और ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे और इसलिए लोकतंत्र में जिसका विश्वास है उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए
एक सीमा चिन्ह रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केम छो बदा? મારે પહેલા તો ગામડાના ભાઈઓને અભિનંદન આપવા છે. આટલો મોટો જબરદસ્ત કોરોના દુનિયાના બધે ખૂણેથી હુમલો કરે અને 2 વર્ષ સુધી આખી માનવ જાતને ચિંતામાં મૂકી દીધી. એક કોરોના ભારતના ગામડામાં પહોંચતા પહોંચતા એના મોંમાં ફીણ આવી ગયો. કારણ જે જાગૃતિ કોરોનાની શરૂઆતમાં ગામડાએ બતાવી, જે રીતે ગામડાએ પોતાની સૂઝબૂછ પ્રમાણે નિયમો બનાવ્યા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ગોઠવ્યું, બહારથી આવે એને પહેલા બહાર રાખો, નિશાળમાં થોડા દિવસ રાખો, બધી તપાસ કરાવો, પછી ગામમાં આવવા દેવાનો, જ્યાં બહાર રહે તો ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા ગામ કરે. યાને ગુજરાતના અને દેશના ગામડાઓએ કોરોનાના કાલખંડમાં જે અદભુત વ્યવસ્થાઓ વિકસાવી અને ગામડામાં આ મહામારીને પ્રવેશતા ખૂબ એને રોકી રાખવામાં ભારે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું. અને એટલા માટે હું ગામડાના સૌ આગેવાનોને આજે લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. એ જ રીતે આપણો નાનો કિસાન કોરોના કાલખંડમાં પણ એણે ખેતીના કામમાં કોઈ પાછી પાની ન કરી અને ભારતના અન્નના ભંડાર ભરવામાં એણે કોઈ કમી ન રાખી. આ કિસાનોને પણ હું આદરપૂર્વક વંદન કરવા માંગુ છું. ભાઈઓ બહેનો, આજે જયારે હું પંચાયતના આપ સૌ સાથીઓ સાથે મળવા તો મને મોકો મળ્યો છે, એમાં મોટા ભાગે બહેનો છે અહીંયા. અને ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે, शायद देश के लोगों को पता नहीं होगा, गुजरात में पंचायत व्यवस्था में पुरुषों से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है. માતાઓ બહેનોનું પ્રતિનિધિત્વ પુરુષ કરતા પણ વધારે છે. અને આપણે ત્યાં સમરસ ગ્રામ પંચાયતનો એક વિચાર બધા ગામડાઓએ આવકાર્યો છે. હું જયારે નાનો હતો એ સમયે મેં આચાર્ય વિનોબાજીના પ્રવચનો વાંચવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. અને એ વખતે મારા ગામમાં સર્વોદયની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ડોક્ટર દ્વારકાદાસ જોશીના મુખેથી અનેક વાતો સાંભળવા મળતી હતી. અને એમાં એ કહેતા હતા કે ભાઈ લોકસભાની ચૂંટણી થાય, બધા આમને સામને આવે તો કઈ મુશ્કેલી ના પડે. વિધાનસભાની ચૂંટણી થાય, 2 પક્ષો આમને સામને આવે તો બહુ વાંધો ના આવે. પણ જ્યારે ગામડામાં ચૂંટણી થાય છે અને 2 પક્ષો એવા આમે સામને આવી જાય છે કે ઘણીવાર તો દીકરી સાસરેથી ઘેર પાછી આવે, કારણ કે ચૂંટણીમાં પેલા સામે હતા. આવી સ્થિતિ પેદા થઈ જાય. વર્ષો સુધી એકબીજા જોડે બોલે નહીં, વેરના વાવેતર થઈ જાય. તો વિનોબાજી એમ કહેતા હતા કે ગામડામાં લોકશાહીની એવી ઊંચાઈ હોવી જોઈએ કે બધા સાથે મળીને 100% સહમતિથી
ગામના પ્રતિનિધિઓ નક્કી કરે એ પ્રયોગ આપણે શરૂ કર્યો અને એ પ્રયોગ આજે ફૂલે ફાલ્યો છે. ગુજરાતમાં અનેક ગામડા અનેક વોર્ડ એવા છે કે જ્યાં સહમતિથી કામ થઈ રહ્યું છે અને ગામડાની એકતા એને મજબૂતી મળી રહી છે. આ સમરસતાના વિચારને બળ આપનાર હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. મારે એક બીજી વાત આજે કરવી છે. મુખ્યમંત્રી થયા પછીનો મારી પહેલી ટર્મ હતી 2003, 4 કે 5 કયું વર્ષ છે મને યાદ નથી રહ્યું. મધ્ય ગુજરાતથી પંચાયતમાં ચૂંટાયેલી બહેનોએ મારો ટાઈમ માંગ્યો, ગામડાની બહેનોએ. મારા મનમાં થયું કે આ પંચાયતની ચૂંટણી તો ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ થઈ છે, આ બધા શું કરવા મળવા માંગે છે, અને મારી પાછળ પડી ગયા. ખેર પછી મેં મંગળવારે જ્યારે બધા ધારાસભ્યો આવવાના હોય એ વખતે એમના જે ધારાસભ્ય હતા એની જોડે એમને પણ બોલાયા. તો બધી બહેનો આવી. મેં કહ્યું તમારે ત્યાં કોઈ પુરુષ મેમ્બર નથી? મને કે ના, એટલે તો અમે ટાઈમ માંગ્યો છે કે અમારા ગામે નક્કી કર્યું કે આ વખતે સરપંચ બહેન છે તો બધા મેમ્બર પણ બહેન જ બનાવી દઈએ, એક પણ પુરુષ જ ન ઉભો રહે. गुजरात पंचायत महासम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे. आपको बता दें अक्टूबर नवंबर में गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव और अभी से बीजेपी की बड़ी तैयारी. यूपी समेत 4 राज्य जीतने के बाद सीधे पहुंच चुके हैं गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. वहीं पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष आग बबूला हो गया है. अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि 4 राज्यों में चुनावी जीत का मतलब ये कतई नहीं है कि 2024 आम चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी. ममता बनर्जी आंखें दिखा रही हैं. ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने चुनावी संस्थाओं का, मशीनरी का दुरुपयोग किया है. बीजेपी ने चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही हैं. चिल्ड्रन जन्म का पहले ही अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं. 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है, और ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है. ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल. 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना मेरे को पता है. ये जो मैंडेट है आज ये भी प्रूव करता है कि आज आम आदमी पार्टी सही मायनों में एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी, एक नेशनल ताकत बनी है. राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है. देखिए, केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल को, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं. आपने सुना, एक तरफ जहां टीएमसी दावे कर रही है कि 2024 के आंकड़े वैसे बिल्कुल नहीं होंगे जैसा कि पीएम का दावा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय फोर्स बनकर उभरी है आम आदमी पार्टी. इसका दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है. सबके बीच जल्दी से उत्तर प्रदेश की सीट आपको दिखा देते हैं, चूंकि सबसे बड़ा राज्य और माना यही जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है उस तक पहुंचने का रास्ता लखनऊ से ही होकर आता है. आप देख रहे हैं इस वक्त ये स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन. देखिए, कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटें, पिछली बार के मुकाबले बेहद खराब प्रदर्शन, वोट शेयर भी उसका सिकुड़ गया. बीएसपी का भी बेहद खराब प्रदर्शन, 19 सीटें 17 में थी, इस बार सिर्फ 1 सीट पर बहन जी की पार्टी सिमट गई. मुख्य मुकाबले में 2 बड़ी पार्टियां रही, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत पीछे 125 सीटों के साथ. हालांकि 10% से ज्यादा वोट शेयर सपा ने जरूर हासिल किया है, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 273 सीटें हासिल की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और पिछली बार के मुकाबले इस बार उसके वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है. ये हम आपको उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखा रहे हैं और इसी को लेकर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे. जल्दी से विधानसभा के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं. क्योंकि 2017 में सिर्फ 47 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो वहां पर विधायक कम थे, लेकिन इस बार वो आंकड़ा बढ़ गया है. तो ये देखिए विधानसभा के भीतर की तस्वीर क्या रहने वाली है. उत्तर प्रदेश की 273, पहले ये 325 थे, लेकिन अब 273, जिनमें 255 भारतीय जनता पार्टी के अकेले विधायक हैं, बाकी उसके सहयोगी दलों के. वहीं आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी प्लस 125 सीटें, जिनमें 111 समाजवादी पार्टी की हैं, बाकी उनके सहयोगी दलों की. बीएसपी और कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो बताने की जरूरत नहीं, उनके दोनों भी विधायक कहीं बैठ सकते हैं. हालांकि बाकायदा इसके लिए वहां पर जगह का निर्धारण किया जाता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का बेहद खराब प्रदर्शन. जिन 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए उतनी भी सीटें
ये दोनों ही पार्टियां हासिल नहीं कर पाई। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। 2024 को लेकर क्या है किसकी तैयारी और क्या उत्तर प्रदेश का ये रिजल्ट 2024 के लिए एक बड़ी पिक्चर सामने रख रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा रहा था। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, पूर्व एमपी और चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिपुर में आपको बताते चले जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कांग्रेस से ज्यादा सीटें जेडीयू ने हासिल की हैं 10% वोट शेयर के साथ। मनीष दोशी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीएमसी के आप सपोर्टर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, आरएसएस के जानकार, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव झा, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के विधायक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उस पर जमकर भड़कती हुई बीजेपी के ऊपर वो दिखाई दे रही हैं। और उनका ये कहना है कि बीजेपी कतई इस गलतफहमी में नहीं रहे कि 2024 में भी इसी तरह के आंकड़े आएंगे, क्योंकि मशीनरी का दुरुपयोग करके आप लोगों ने ये सत्ता हासिल की है। क्या होगा इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय राजनीति जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित है। हम देखते थे इससे पहले सकारात्मक राजनीति होती थी, जनता को धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बांटा जाता था और उनको वोट बैंक समझ के कुछ उनके लिए नहीं किया जाता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, धामी जी ने और बाकी मुख्यमंत्रियों ने भाजपा के हैं, ये करके दिखाया है कि कैसे तुष्टीकरण आप सशक्तिकरण में बदल गया है। और आप देखिए फर्क क्या है चित्रा जी, कल परिणाम आए और परिणाम से और ज्यादा ऊर्जा लेते हुए आज हमने देखा कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी थे, वहां पे लोगों का हौसला बढ़ा रहे। ये नहीं कि ऐसे परीक्षार्थी की तरह जो एग्जाम के आने का इंतजार करेगा या विदेश यात्रा पे चला जाएगा और चुनाव से पहले आएगा और कहेगा मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है, चाहे महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और डबल इंजन की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि आम आदमी का जीवन बेहतर बनाएं, और इस संकल्प से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात और आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, जो लोग इन चुनावों के दौरान हम लोगों पे तंज कसते थे, हम लोगों के लिए बुरा भला कहते थे, हमारे नेताओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करते थे, हम तब भी कहते थे, वो जब परिणाम आएंगे दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। तौसीफ खान जी, ना इनके पास विचारधारा है, ठीक है, ना नेतृत्व की ताकत है और ना इनको लोगों का आशीर्वाद। ठीक है तौसीफ खान जी, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जिस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर बंगाल आप जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत, और ये जीतते हैं तो प्रपंच की जीत। कम से कम 4 राज्यों की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका तो स्वागत कर लेते, उतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ टीएमसी से। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हाल है उसका बयान ममता बनर्जी ने खुद किया है कि वहां पे वोट की लूट चल रही है, वहां में डीएम को सस्पेंड किया गया है, वहां पे अखिलेश यादव का वोट शेयर देखिए, अखिलेश यादव के सीट में बढ़ोतरी हुई है और बीजेपी के सीट घट गया है, क्योंकि वहां पे गंगा में लाशें बहती रही, ऑक्सीजन ना होने की वजह से बच्चे मारे गए, अर्थव्यवस्था का हाल क्या हो गया, वहां पे ठोक तंत्र चला करके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हुए लोगों को गोली मारा गया। और इन हालात में, ऐसे हालात में वोट मशीन को गार्ड करने का वहां कोई व्यवस्था नहीं है, जो ममता बनर्जी ने पॉइंट आउट किया है। यही तो सवाल है ना तौसीफ खान जी, जब पश्चिम बंगाल में जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की, अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, कम से कम यूपी से या बाकी जिन जिन राज्यों में काउंटिंग हुई है वहां पर ऐसी तस्वीरें तो सामने नहीं आई। आपको नहीं लग रहा है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है इतना प्रचंड, आप लोग उसको पढ़ पाने में बड़ी गलती कर रहे हैं? तौसीफ खान जी, लाशें दरिया में बही है, वो उत्तर प्रदेश में बही है,
वो भारत के किसी और राज्य में नहीं बाढ़ उस है। पर समझाया था आप लोगों ने में जो उत्तर लाशें प्रदेश बहती को, रही गंगा वहां में, की जनता वो को। उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बावजूद उसने योगी मोदी की बात पर भरोसा क्यों किया? अब तो रिजल्ट सामने आ चुका है, अब आप भाषण दे रहे हैं यहाँ पर, अब तो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट की बात करते हैं ना। रिजल्ट सामने आया है कि हाँ। बीजेपी का सीट घट गया है, अखिलेश यादव का सीट बढ़ गया, ये रिजल्ट आया है। सीटें नहीं सर, और वोट रिजल्ट शेयर, ये भी वोट आया है शेयर। कि हाँ। ईवीएम मशीन को गार्ड करने की व्यवस्था नहीं थी वहां पे, डीएम को सस्पेंड 47 किया से गया 125 तो हो वहां गई पे है forensic अखिलेश यादव जांच की होना सीटें। चाहिए ये सच EVM बात है मशीन की। कि मजबूत विपक्ष वहां पर अब उमड़ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें नहीं, 202 चाहिए सरकार के लिए और 275 सीटें, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? केसी त्यागी जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद सीधे मैं आम आदमी पार्टी और हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, ये जो बातें टीएमसी की ओर से बार बार गिनाई जा रही हैं, इस बात को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं अपने टीएमसी के मित्र से कहना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे आए अभी 24 घंटे नहीं हुए। हम तो आपकी टीएमसी की भी जीत को इतिहास की जीत मानते हैं, देश की जनता की जीत मानते हैं। हमारे मित्र बैठे संजीव झा जी, इनकी पंजाब की जीत भी जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत और अन्य 3 राज्यों की जीत कैसे अनडेमोक्रेटिक हो जाती है 24 घंटे में? यही नकारात्मक जो राजनीति है। तौसीफ खान, ये छोड़िए, हम भी 40-45 साल विपक्ष में रहे हैं। इंदिरा जी के खिलाफ लड़ते लड़ते, जेलों में जाते जाते, परिवर्तनों के रुख देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ा इस नकारात्मक राजनीति का जो बोलिए साहब। प्रदेश में व्यवस्था नहीं है। तो केसी त्यागी जी की बात एक बार हो जाए, उसके बाद आप बोलेगा तौसीफ प्लीज। केसी त्यागी जी, 2022 के चुनावी नतीजे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 2024 की पिक्चर को भी सामने रखते हैं, क्या इस बात को समझा जाए या अभी ये जल्दबाजी भरा बयान है? मेरे बस जो मित्र हैं टीएमसी के, मैं आपसे उम्र में कम से कम दुगना बड़ा हूं, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रह चुका हूं। कम से कम इतनी असहिष्णुता मत दिखाइए जो आप बंगाल में दिखाते हो। इसलिए मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहें। 2017 में चित्रा जी 41.5% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों में जीती थी। एसपी को उस समय 47 और बीएसपी को 19 सीट मिली थी और दोनों का मत प्रतिशत मोर और लेस भाजपा के बराबर था। तभी घोषणा हो गई थी। और 2012 का और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 46 सीट थी, 46 सीटें थी। और यहीं से 2019 के लोकसभा के चुनाव की बुनियाद पड़नी शुरू हो गई, जब बीजेपी को 303 सीटें लोकसभा में मिली और 37% से ज्यादा मत प्रतिशत मिला जी। अब जो मेरे मित्र लोग, मैं बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, बंगाल की जीत को दिल्ली के करीब बता रहे थे, केसीआर जी बता रहे थे, मेरे मित्र, मेरे प्रिय पात्र हैं चड्ढा जी, मैंने उनके साथ बहुत दिन काम किया है, वो इसको देशव्यापी बता रहे थे। तो देश के सबसे बड़े राज्य की इतनी अभूतपूर्व जीत को आप अंडर एस्टिमेट कैसे करते हो? मैं चित्रा जी आपके प्रारंभिक संबोधन से 100% एग्री हूं कि ये 2024 की जीत का भी एजेंडा तय हो गया है। और एक चीज और मैं विनम्र भाव से आपसे कहना चाहता हूं, जो नॉन एनडीए पार्टी है, बड़े बदलाव के लिए बड़ा राजनीतिक वातावरण बहुत जरूरी होता है। मैं 77 के बदलाव का मैं एक चश्मदीद गवाह हूं, जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चला था। आपको लग रहा है मिल जाएगी इनको कामयाबी? ममता बनर्जी ये जो विपक्षी दलों को साधने में, एक साथ बीजेपी के खिलाफ लाने में लगी हुई हैं। चित्रा जी, ये ममता जी बनेंगी, केसी राव बनेंगे, या हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे, तो समय बताएगा। लेकिन एक जयप्रकाश नारायण चाहिए, एक 89 की तरह से वीपी सिंह चाहिए, जिसकी देशव्यापी क्रेडिबिलिटी हो। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, आज ना तो उस तरह के वातावरण है देश के अंदर, ना कोई जयप्रकाश है, ना कोई वीपी सिंह है। और माफ करना, संख्या के आधार पर सारी मेरी मित्र पार्टियां मिलकर के भी
भाजपा के आधे अंक को भी छूने में नाकामयाब रहती है। बिल्कुल, अब मैं इस लिहाजा सवाल का जवाब आपको बाकी लोगों विरोध से ले करने लेती का हूँ। अधिकार ठीक है है, सर, ये विरोधी बड़ी पार्टी बातें के- आपकी ओर से कही जा रही हैं और यकीनन इस बात को लेकर आपका अनुभव भी है। सीधे मनीष दोषी जी, मैं आपके पास आते हुए, मतलब कांग्रेस का जो हाल है उसको क्या ही बयां किया जाए। अब तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि आइए साथ में, हम लोग साथ में मिलकर लड़े बीजेपी को हराने के लिए 24 में। कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हो गई? जल्दी से एक आंकड़ा मैं दे देती हूँ दर्शकों को। प्रियंका गांधी की इतनी ज्यादा सक्रियता रही उत्तर प्रदेश में, 403 में से वो पार्टी सिर्फ 2 सीटें हासिल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आंकड़े को सुनिएगा आप, पीएम ने यूपी में 200 सीटों को कवर करते हुए 32 रैलियां की। बीजेपी ने 160 सीटें जीती और मोदी का स्ट्राइक रेट 80% का रहा। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी की 150 सीटों पर जहां अति सक्रियता दिखाई, वहां बीजेपी को 107 और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। मनीष जी, बीजेपी जैसी पार्टी के सामने कहां खड़े हैं आप लोग? कैसे जीतेंगे 2024? चित्रा जी, आपने बहुत अच्छी तरह ये बात रखी। मुझे अच्छा लगा कि आप उत्तर प्रदेश में 2 सीट की कांग्रेस की कह रही है। मैं मानता हूं कि हमारी अपेक्षा से बहुत विपरीत नतीजा है। और साथ में आप पंजाब में बताइए भाजपा कहाँ है, जो देश में, पूरे देश में आपकी अपना तो सरकार चली गई, हैरान हूं मैं। पंजाब में क्या है? आपकी वहां सरकार चली गई, आपको बीजेपी दिखाई दे रही है पंजाब में। चित्रा जी सुनिए, मैंने आपको सुना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बताइए मुझे कि वहां भाजपा की क्या हालत? भाजपा ने कैसे तोड़ मरोड़ की राजनीति करके कैसे अपने पास नहीं है तो किसी और को कैप्टन बना के लाए। अपने पास कैप्टन नहीं थे पंजाब की धरती के लिए। सर, आपके पास तो कैप्टन था यूपी में। इसका मतलब कि भाजपा अपनी मनमानी चीज चलाने चाहती है, ऐसी नहीं है। लोकतंत्र में हार जीत होती है, हम स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में जो नतीजा पंजाब में आपकी सरकार जा चुकी है सर, पर साथ में पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने सुनामी लाई है पंजाब में। आपको आईना दिखता है या नहीं दिखता है? भाजपा की बात कर लो। मैं भाजपा की बात नहीं, आपको आईना दिखता है या नहीं दिखता? मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, भाजपा की बात ही नहीं कर रही। आप सुनिए, पहले आपने मुझे पूछा है तो मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। हैरान हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है और आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने 2 सीटें कैसे जीती, हम तो 18 जीत गए पंजाब में। अरे आपकी सरकार चले गई महाराज, दर्द है उस बात का या उसकी भी खुशी है? चित्रा जी, इतनी भी भक्ति भाव से हमारी बात तो सुनो, भक्ति भाव रखिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति भाव से खाइए, तो सुना सवाल हम आपकी डिबेट में आए, हम डिबेट में आए हैं, हमारी बात रखने का मौका दीजिए। जो उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश के डंका बजाने की बात करते हैं, वो बीजेपी पंजाब में क्यों अपना खाता खुलने में दिक्कत हो रही है? चलिए ठीक है, गौरव भाटिया जी जल्दी से जवाब दीजिए। संगीत झा जी, संगीत रागी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। अब गौरव भाटिया जी बताइए, पंजाब में क्यों हाल बना लिया 2 सीटों वाला? ठीक है, पूछ लिया मैंने, नतीजा आया, पूछ लिया। बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, ये दर्शकों को तय करने देते हैं क्या ऐतिहासिक था, ये बात मैं जरूर बताऊंगा। पहले हम सब जानते हैं कि ऐसा 3 दशक से ज्यादा समय में नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार वापस आई हो। हमने करके दिखाया। 4 प्रदेशों में पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। डबल इंजन की सरकार बनी है और कांग्रेस का हश्र देखिए। ये हमसे पूछते हैं कि पंजाब में क्या हुआ, हमें करंट लगा या नहीं लगा, तुम्हारा तो ट्रांसफॉर्मर फट गया, उसके बाद भी जो उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। भाई आपको मुबारक हो, आगे बढ़ते रहिए ऐसे। दूसरी बात, मैं ये बीच में नहीं झूठ बोलना अधिकार है, आपकी पार्टी की है, फिक्रत है, पर हमारे ऐसे मत बोलो, मैंने ऐसा नहीं बोला। शांति। चित्रा जी, दूसरी बात टीएमसी की याद करिए। 2 मई कानून व्यवस्था गई, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं और अरे देख लीजिए जहाँ मोदी जी आज आए वहाँ क्या हालत है, ये भी देख लीजिए। 2 मई को लेकिन नतीजे आए थे ना, जैसे यूपी की जनता ने आप पर भरोसा किया है गौरव भाटिया जी, वैसे ही प्रचंड जीत तो ममता बनर्जी की भी थी और 48% वोट शेयर बहुत बड़ा मैंडेट था ममता बनर्जी का, उसको भी कम करके आकर नहीं जा सकते। बाकी मेहमानों का जल्दी कमेंट लेने के बाद मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। ठीक है गौरव भाटिया जी, ठीक है, आप पूरी कीजिए। संजीव झा कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से पूरी करें सर। चित्रा जी, मैं क्या बात कह रहा था, मैं तो यहाँ पे संजीव जी बैठे, उनको बधाई देता हूँ। ममता बनर्जी जीती, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। मैं कुछ और कह रहा था, मैं कह रहा था 2 मई
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई, लेकिन 10 मार्च को हमने देखा किस तरह से कानून ने मार्च किया। ये फर्क है, और इसीलिए कहता हूँ 0 + 0 + 0 + 0 या मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए, 0 ही बनता है। ये लोग सब साथ आ चुके हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी नामक जो सकारात्मक राजनीति है, ऊर्जावान राजनीति है, उसको हरा नहीं पा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ले लूंगी, लेकिन इस बात का एहसास रखना चाहिए मनीष जी आपको। आप सोचिए, जेडीयू भी आपसे मणिपुर में बड़ी पार्टी बन जाती है, वो 6 लेकर आती है, आप 5 लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सर सुनिए ना, मैं एक सवाल तो सुन लीजिए आप, सवाल यही तो दिक्कत है ना सर, जमीनी हकीकत को थोड़ा सा भापिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले नंबर पर बीजेपी रहती है, दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी रहती है, तीसरे दल की उन्हीं की अपना दल बीजेपी की सहयोगी। सर कहां हैं आप लोग 2 सीटें लेकर, और अपना वोट प्रतिशत देखा है आपने, और यहां पर बैठकर आपको पंजाब की 2 सीटें बीजेपी की ज्यादा नजर आती हैं, बाकी सारे राज्यों से सुपड़ा साफ हो गया है आपका। मैं लौटूंगी, लेकिन जल्दी से संजीव झा और संगीत रागी भी जोड़ना चाह रहे हैं। संजीव झा जी, सीधे आपका रुख करते हुए 2024 की लड़ाई के लिए अब आम आदमी पार्टी के भीतर तो पंजाब में जोश भर दिया है, राष्ट्रीय फोर्स बनकर आगे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी, ये नारा लगाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बात तो सच है ना कि मौजूदा वक्त में एक सर्वमान्य नेता देश का नजर नहीं आता है, जो बातें केसी त्यागी जी बोल रहे थे। संजीव झा जी। देखिए चित्रा जी, दिल्ली में हम लोग 3 बार चुनाव लड़े। दिल्ली में 2013 में सरकार बनी हमारी, 15 में सरकार बनी और 20 में सरकार बनी। जब 20 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने दिल्ली की जनता को कहा था कि अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पे वोट करना, अगर हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में काम किया है तो वोट करना, और लोगों ने वोट किया और फिर मैंने सरकार बना। अब ये 5 साल का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस थी, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी, और इसी मॉडल को लेकर हम पंजाब गए थे। हमने पंजाब में कहा था कि जो दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो पंजाब में भी आएगा, और अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा कि हमारी जो मैनिफेस्टो नहीं, हमारा ये गारंटी कार्ड है, और मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने उसको स्वीकारा और मैसिव मैंडेट पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली है। तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ये दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, उसकी एक मोहर एक और सूबे में लगी और पूरे देश में इसकी एक्सेप्टेंस है। मुझे नहीं पता कि 24 में क्या होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो जिम्मेदारी भी पंजाब में मिली है, देखिए दिल्ली में हमें आधी अधूरी स्टेट है, 50% के स्टेट में हमने 100% काम किया है। अब हमें 100% स्टेट मिला, 200% काम करना है। वो तमाम वादे जो हमने पंजाब की जनता से किए, जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से किए, उस पर काम करना। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि एक नेशनल फोर्स बन रहे हैं, मतलब पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी शिक्षा में वही काम हो जो दिल्ली में हुआ, हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य में वही काम हो जो दिल्ली में हुआ, हमारे वो तमाम वो काम जो दिल्ली में हुए हमारे यहाँ भी हो। और यही कारण है कि अलग अलग स्टेट में लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बने, तो हम वो काम कर रहे हैं। 2024 में जब समय आएगा तो जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, लेकिन एक बात जरूर, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि देखिए कल चुनाव खत्म हुआ और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात गए, तो ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री जी 5 साल पूरे चुनावी मोड में रहते हैं और चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने पार्टी के स्टार कैंपेनर बन जाते हैं, तो आज तभी ये देश का दशा है। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने पार्टी का स्टार कैंपेनर बनने से बजाय देश की जनता ने बड़ी मैंडेट से प्रधानमंत्री बनाया, तो देश के जनता के लिए काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, मैं इसके जवाब संगीत रागी जी से ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर भी है, वो कह रहे हैं कि पूरे हमेशा ये लोग चुनाव प्रचार के मोड में ही रहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्षस्थ नेता भी हैं, ये उनको नहीं भूलना चाहिए। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो होता है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो लगभग सारे प्रधानमंत्रियों ने किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए चारों जगह यदि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके सरकार में दोबारा लौटती है, तो इसके 2 ही मायने हैं। या तो विपक्ष पूरा निकम्मा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खत्म हो गई है, वो तमाम जितने सवाल थे, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, कोरोना मैनेजमेंट का सवाल, इन सारों को दरकिनार करते हुए उनको लगता है कि विपक्ष से बेहतर जो है, विपक्ष ऐसा इससे बेहतर नहीं दे सकता था, भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। तीसरी बात, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उस ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार हो गया है। ऑटो इम्यून डिजीज में एक सेल जो होता है अपने ही बॉडी के सेल को खाना शुरू कर देता है और मारना शुरू करता है।
मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो है वो गांधी परिवार का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि सिद्धू राहुल गांधी के पसंद थे। सिद्धू जो है वो रावत जी को वहां पसंद नहीं करते थे, उत्तराखंड में नहीं पसंद करते थे। तो ये इनके गांधी परिवार के अंदर की जो लड़ाई है, सत्ता की अपनी वर्चस्व की लड़ाई है, वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। चौथी बात एक कहना चाहता हूं कि देखिए 2024 में अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को चुनौती मिल है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2024 से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए अब 3 कंपोनेंट सामने, 3 पार्टियां सामने खड़ी हो गई। ममता जी को भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, केजरीवाल जी को भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, और अरविंद और कांग्रेस के युवराज को भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। तो ये तीनों सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे। इनमें कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है, किसी में इतना नैतिक बल नहीं है, किसी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि सारे विपक्ष को एक साथ घटित करके और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, जीतने के लिए 2-3 चीजें बहुत आवश्यक होती है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक पॉलिटिकल आइडियाज है। हम राजनीति में पॉलिटिकल आइडियाज को बहुत खारिज करके चलते हैं। आपको यदि विपक्ष को यदि हराना है या किसी को हराना है तो आप एक नया पॉलिटिकल आइडिया क्रिएट करते हैं और उस पॉलिटिकल आइडिया को आप आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल आइडिया के सामने अभी पूरा विपक्ष खत्म है। आप पंजाब से उसका उदाहरण मत लीजिए, पंजाब में वो बहुत बड़ी ताकत थी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना होगा कि अगर पंजाब में कांग्रेस बीजेपी को ताकत के रूप में देख रही है, बाकी राज्यों में जहां आप अच्छा कर सकते थे, जहां आपके बड़े नेता थे, वहां पर आपका इतना खराब प्रदर्शन क्यों हुआ? जल्दी से अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, 2022 में 3 राज्यों में चुनाव अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, वहां को लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यहां पर क्या कमाल कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां कर पाएंगी, ये देखना अहम होगा। अगर 2023 की बात करें, 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश अहम हो जाता है, हमें नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2018 के जो रिजल्ट थे, वहां पर सीटें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पास गई थी, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी में बाद में बीजेपी ने किस तरह से वहां पर सत्ता बना ली थी, ये सब हमने देखा था। हालांकि 47,000 वोट शेयर मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा मिला था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार वहां पर बनाई थी। कर्नाटक, तेलंगाना भी है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड, मिजोरम है, और मणिपुर में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। इसी सवाल के साथ सीधे मैं आपके पास आते हुए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मनीष दोशी जी। देखिए, आप दोष तो किसी पर मर देंगे, लेकिन एक उंगली आप दूसरों पर उठाते हैं, 3 खुद की ओर इशारा करती हैं। हालत ये हो गई है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बंगाल उठाकर देख लीजिए, आप पंजाब उठाकर देख लीजिए, कोई भी राज्य उठाकर देखिए आप। चित्रा जी, मैं गुजरात में आज प्रधानमंत्री आए थे, तो गुजरात की 2 चीज रखना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। आप बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं भाटिया जी, वो सब कौन सा तुम्हारा गुड गवर्नेंस का मॉडल है कि जिसमें रोज 5 बलात्कार होता है, कानून व्यवस्था टूट गई है। आप पंचायत का सम्मेलन को संबोधित करते हो, गांव को तोड़ रहे हो। आप किसान, कृषि और गांव को खत्म कर रहे हो। आपका मॉडल कैसा है भाजपा का कि शिक्षा बिना साला चल रही है, शिक्षकों के बिना। मॉडल पर मुहर तो लगाई है ना सर। हम यहाँ रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। यहाँ रिजल्ट पर मनीष जी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उनका जो भी मॉडल हो, जनता की मुहर है उस पर, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। जनता सर्वश्रेष्ठ होती है मनीष जी। अरे मैं सुन रही हूँ। हम यहाँ पर चुनावी रिजल्ट पर बात करने के लिए बैठे हैं ना। कौन से मुद्दे थे, मुद्दों पर मुहर तो लग गई है। आपके मुद्दे नहीं समझ में आए जनता के, उनके मुद्दे समझ में आ गए। 2024 का रास्ता क्लियर है, सुनिए लीजिए। 2024 के लिए आप कह रहे हैं, आप बताइए मुझे 2014 में क्या हुआ था। चित्रा जी, मेरी बात तो रखने दीजिए पहले। बोलिए सर, आपको जो कहना कीजिए। बोलिए सर। आप मुझे बता रहे हैं कि 2024 के लिए आपको पता होना चाहिए 2014 में 26 लोकसभा सीट भाजपा जीती थी गुजरात में से, और गुजरात में 2017 की चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में हमने 79 सीट जीती विधानसभा की। भाजपा 151 की बात कर रही थी। मोदी जी खुद पूरे दिन नर्वस 90 में आउट हो गए थे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, भाजपा जो बातें वादे करके चली गई थी, गुजरात के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। और गुजरात के असेंबली इलेक्शन आने के बाद वाले लोकसभा में, सर सुनिए ना, एक सेकंड 14 का आपने गिना दिया,
उनको मैं पूरी की पूरी 2017 26 की मिली। चुनाव एक की सेकंड विधानसभा सर, में 17 विधानसभा में मैं हमने- बताती हूँ ना सर, है आंकड़े मेरे पास। 17 में आप 77 बता आपने दीजिए। जीते, 77 आपने जीते, 99 उन्होंने जीते। ये सच बात है कि 100 का आंकड़ा वो क्रॉस नहीं कर पाए। 2019 में 151 का सर, दावा किया था, 2019 अब में सब चैनल 2019 में फिर 26 सीटें चित्रा वो जी, जीत हम जाते लोग हैं। को उत्तर देने 26 में दीजिए, फिर हम सीटें लोग वो जीत सक्षम जाते हैं। हैं पूरी की पूरी। गौरव हम भाटिया जी, सक्षम है, हम उत्तर दे देंगे। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की बात करना चाहता हूं। हमें नहीं भूलना चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि गोवा में भी बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में क्या किया? और कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मॉडल। हाँ, इन्होंने बोला कि मोदी जी स्टार कैंपेनर है। मैं इतना सहमत हूं, मोदी जी आज स्टार हैं, सूर्य की तरह हैं। उनके प्रकाश के सामने जो चाइनीज झालर है ना फ्यूज बल्ब की अरविंद केजरीवाल की, वो नहीं चलती है। और आपको याद दिला रहा हूं, कोविड का संकट आया था, वेलनेस सेंटर में अरविंद केजरीवाल 10 दिन की छुट्टी के लिए चले गए थे, जबकि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं 7 साल से अपनी कर्तव्य परायणता दिखा रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे देश का भविष्य उज्जवल करें। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं हम नर्वस हो गए थे, 99 पे आउट हुए थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, रायबरेली 6 सीटें थी चित्रा जी, कितनी आई रायबरेली में? 0। मालूम है क्यों? क्योंकि 2 साल से सोनिया गांधी जी सांसद है लेकिन गई नहीं है। अमेठी 4 सीटें हैं वहां, कितनी आई कांग्रेस की? 0। और उसके बाद भी अगर यहाँ आके इस तरह के आरोप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा कॉमेडी शो है। मेरे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी एक प्रवक्ता। टिप्पणी संजीव झा जी, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कहिए। केसी त्यागी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीष जी, आऊंगी उसके बाद में आपके पास। देखिए चित्रा जी, गौरव जी भूल रहे हैं। गौरव जी ने कहा कि उनकी सूर्य जैसी आभा है और अरविंद केजरीवाल जी चैनी झालर हैं। ये भूल रहे हैं कि 2 बार वही चैनी झालर इनके आभा को ढक दिया था और दिल्ली में औकात इनकी नहीं थी कि हम हमारे सामने भी टिक पाए। तो फिर उसके बाद ये कहने लगे आतंकवादी है, ये कहने लगे देशद्रोही है, फिर चुनाव लड़ने दिल्ली आए थे। पहली बात। दूसरी बात आप बोलने दीजिए ना गौरव जी, ये ऐसे बहस तो नहीं होती। आपने सवाल के जवाब देने दीजिए। दूसरी बात संगीत, अब तो पंजाब का भी मैंडेट आ चुका है गौरव भाटिया जी। दूसरी बात रागी जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल नया आइडियाज, बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। रागी जी अच्छे शिक्षाविद हैं, बिल्कुल ठीक है, और पॉलिटिकल आइडियाज नहीं है। देखिए, हमने जाके पंजाब में यही कहा कि आपने कांग्रेस को देखा, आपने अकाली बीजेपी को देखा, ठीक है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर दिया गया। लेकिन 24 में भी क्या ऐसा होगा? मैं आ रही सर, जल्दी से केसी त्यागी जी, 24 में मोदी बनाम ऑल की लड़ाई होगी, या आप लोग भी धीरे धीरे अपनी नजरें तरेर रहे हैं? यूपी में भी अलग लड़ रहे हैं, मणिपुर में भी अलग लड़ रहे हैं, तो बिहार के अलावा आप लोग भी अपनी राहें बीजेपी के तरफ भी देख रहे हैं? केसी त्यागी जी। नहीं, हम तो दिल्ली में भी इकट्ठे मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हमारे मित्र हैं संजीव झा जी, वहां से भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार था जिसको भाजपा का समर्थन था। और राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा एनडीए इकट्ठा है। राज्यों में जरूर चुनौतियां रही हैं। मैं अपने बंगाल के मित्र से कहना चाहता हूं, ममता जी की बहुत बड़ी चुनौती थी। पंजाब में भी बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने है। और हमें उत्तर प्रदेश की जीत से अगर हम ये कंसीड करने को तैयार हैं तो आपको क्या दिक्कत है? हम तो मानते हैं कई राज्यों में बीजेपी हारी थी और पश्चिमी बंगाल की हार बहुत कटु थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जीत है, जहां से 80 एमपी आते हैं, बिल्कुल संजीव झा जी 11 गुना ज्यादा आते हैं दिल्ली से। अगर दिल्ली के लिए आप इतने अच्छा महसूस करते हो तो यूपी के लिए हम लोग अच्छा महसूस ना करें, जहां से 80 एमपी जीत करके आते हैं। ठीक है सर, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। संगीत रागी जी, माफी के साथ आगे आपकी बात को मैं बढ़ा लूंगी जल्दी से। अब देखिए, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को हटाती है, वहां कांग्रेस फिर दोबारा सत्ता में नहीं लौटती है। इसलिए आने वाला पंजाब में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। मनीष जी से भी मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी, मेरे पास वक्त इतने की ही इजाजत देता है। हमारा आज दंगल में सवाल था कि क्या 2022 में 4 राज्यों के चुनावी नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव के फैसले का ट्रेलर है? आपके जवाब में 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 2024 में भी ऐसा ही होगा, जबकि 19% ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर।